हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए देखने वाले हैं रफ्तार सीरीज की चौथी क्लास, जो कि बायो की होने वाली है। और इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है जैव अणु, जिसे हम लोग इंग्लिश में बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि जैविक अणु या फिर बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो वे अणु जो जीवधारी के शरीर का निर्माण करते हैं तथा शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जैविक अणु या फिर बायो मॉलिक्यूल के नाम से हम जानते हैं। यह जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा अन्य न्यूक्लिक अम्लों का जैविक अणु कहते हैं। तो इन सभी में क्या मौजूद होता है? जल मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और अनेक प्रकार की न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं। इन सभी को मिलाकर ही क्या बनता है? जैविक अणु बनता है, मतलब कि बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस के आदि तत्वों से मिलकर ये बना होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आपने समझा कि जैव अणु या फिर बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये वे अणु हैं जो जीवधारी के शरीर का निर्माण करते हैं तथा शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें जैविक अणु के नाम से हम जानते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनमें जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा अन्य न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? तो ऑक्सीजन से होता है, कार्बन से होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस आदि तत्वों से ये मिलकर बना होता है। आइए नीचे देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स किसी भी अणु को संदर्भित करता है जो जीवित जीवों द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार उनमें से अधिकांश कार्बनिक अणु होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के चार प्रमुख समूहों में पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए और लिपिड शामिल होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के चार प्रमुख समूहों में पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए और फिर इसके बाद लिपिड शामिल होते हैं। ये वो जीवित जीवों में पाए जाते हैं और उनके द्वारा उत्पादित होते हैं। इस प्रकार कई बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर हैं। एक बहुलक कई दोहराई यानी कि वाली इकाइयाँ जैसे मोनोमर्स या फिर फोटोमर्स से बना एक यौगिक है और इसका बहुलीकरण जो है उसके द्वारा निर्मित होता है। तो आप सिंपली आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स किसी भी अणु में संदर्भित होता है जो जीवित जीवों द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार उनमें अधिकांश कार्बनिक अणु मौजूद होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के चार प्रमुख समूहों में पहला है पॉलीसेकेराइड, फिर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और फिर उसके बाद है लिपिड। ये सभी इसमें बायोमोलिक्यूल्स में शामिल होते हैं। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को हम आगे देखते हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ये बायोमोलिक्यूल्स है और इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। इसमें लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है। तो ये चारों चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन आंसर में बायोमोलिक्यूल्स है, फिर इसी तरह है लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड। तो हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन-सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा एंजाइम है जो प्रोटीन को विखंडन करता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये कौन-सा एंजाइम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन हो जाएगा ये। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। तो ये पेट से, जो हमारा पेट है, अमाशय जिसे कहते हैं, वहाँ से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। आप याद रखेंगे कि हमारे पेट में, हमारे आमाशय में अलग-अलग प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं। उन्हीं में से एक है ये पेप्सिन, जो कि जठर रस में पाया जाता है। इसी तरह आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ऐसा कौन-सा एंजाइम है? तो ये आपका एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऐसा कौन-सा एंजाइम है जो कि पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी कौन-सा एंजाइम हो जाएगा? तो आपका एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है, ये एक ऐसा एंजाइम है जिसे एचसीएल की उपस्थिति जो है वो चाहिए होती है अपने भोजन को पचाने में, या फिर पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन है हमारा, पेप्सिन एंजाइम, वो जो भी हम लोग कुछ खाएँगे तो उस भोजन का जो पाचन करेगा, वो पेप्सिन एंजाइम करेगा। किसकी हेल्प से करेगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेगा, जिसे हम लोग एचसीएल के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एचसीएल की इसको ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो आपने क्वेश्चन देखा कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए
सूचना स्रोत क्या होता है? तो ये डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं। तो आप ये चीज़ को याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होता है डीएनए का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए हमारा। तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो डीएनए होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है डैश वसा के पर्यायीकरण में सहायक होता है। तो डैश वसा के पर्यायीकरण में सहायक होता है, तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, पित्त लवण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्त लवण जो है वो वसा के पर्यायीकरण में सहायक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है इनमें से कौन-सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टार्च को शर्करा के रूप में कौन-सा एंजाइम जो है वो चेंज कर देता है? तो ये कौन करता है? एमाइलेज कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। तो मानव लार में जो एमाइलेज नामक एंजाइम ये पाया जाता है, हमारे लार में ये चीज़ पाई जाती है, जो कि स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है। जैसे स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में ये विखंडित कर देता है, मतलब तोड़ देता है। जैसे कि हम लोग कुछ स्टार्च खाएँगे, तो जैसे हम लोग उस खाने को चबाएँगे तो उसमें जो लार उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो उसी से वो ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है ग्लूकोज का रासायनिकरण सूत्र क्या होता है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो काफ़ी ये फेमस है, आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र जो है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। जैसे ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। अगर हम ये चीज़ नहीं खाएँगे या फिर ये चीज़ नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर जो है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है हमारा प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर डी, आंत्र रस ये उपस्थित होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम जो है वो आंत्र रस होता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम उपस्थित जो एंजाइम होता है उसे आंत्ररस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। जो केसिन है वो एक तरह का प्रोटीन है और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दूध हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल के एक यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20-22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि केसिन एक प्रोटीन है जो कि ज़्यादातर दूध में हमें देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि केसिन जो है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो मिल्क में हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? जो मानव शरीर का ऊर्जा होता है, उसकी आवश्यकता के लिए हमें किस मापन इकाई का उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग मापते हैं कि हमें दिन भर में इतनी कैलोरी खर्च करनी है या फिर इतनी कैलोरी जो है वो खानी है, तो वो हम कैसे मापेंगे? ऊर्जा की आवश्यकताओं पे मापेंगे कि हमें इतनी कैलोरीज़ और चाहिए अपने शरीर के लिए। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हम इसे मापते हैं कैलोरी में। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि कैलोरी जो है ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन की मीटर पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एसआई प्रणाली में इसी तरह जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगी में भी अभी भी कैलोरी का ही उपयोग किया जाता है। जैसे कि भोजन के समय अगर कुछ मापा जाए तो वो कैलोरी में मापा जाएगा। जैसे आपने कुछ खाया या तो फिर वो कैलोरी में मापा जाएगा। जैसे मीठा खाया या तीखा खाया तो इन सभी में कैलोरीज़ होती है, जो कि आपके भोजन की आवश्यकताओं के लिए इसे मापने की इकाई मानी जाती है। इसी तरह हमारा आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक निम्नलिखित में से कौन है हमारा?
तो एंजाइम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जैविक उत्प्रेरक है, तो एंजाइम हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक जैविक उत्प्रेरक है? ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक मौजूद होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि फलों में मीठेपन के लिए कौन-सा शर्करा उत्तरदायी होता है? जो फल हम लोग खाते हैं, किसी भी तरह का फल, तो उसमें कुछ मीठापन होता है। तो वो मीठापन किसकी वजह से होता है? तो वो फ्रक्टोज़ की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी होती है। माल्टोज माल्ट द्रवों, अनाजों, चावल आदि में सुक्रोज, गन्ने में चीनी तथा लैक्टोज दूध में पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि फलों में मीठेपन का जो शर्करा उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या है? तो फ्रक्टोज होता है। जैसे कि नीचे आपने देखा कि फ्रक्टोज जो है वो फल में होता है, जैसे फल में हो गया, शहद में हो गया और गन्ने में हो गया। और इसी तरह माल्टोज़ जो है वो माल्ट द्रव्यों जैसे अनाजों, चावल आदि में होता है और सुक्रोज़ गन्ने में और लैक्टोज़ दूध में पाया जाता है। तो इस तरह से सुक्रोज़ आप याद रखेंगे कि वो चीनी में होता है और लैक्टोज़ जो है वो दूध में होता है और फ्रक्टोज़ आप याद रखेंगे कि फ्रक्टोज़ जो है वो फल, शहद और गन्ने में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है और जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनता है? तो कौन-सा ऐसा एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनता है? तो वो हो जाएगा कार्बन। तो कार्बन हमारा एक ऐसा बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनता है। जैसे कि जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बन यौगिक प्रमुख होता है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात, प्रसाधन सामग्री, विस्फोट पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व होता है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी चीज़ों में कार्बन जो है वो मौजूद होता ही होता है। कार्बन तत्व सजीव तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। जैसे कि आप अगर फ़ोन देख रहे हैं, तो फ़ोन में भी कई तरह के कार्बन जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ लीजिए, हमारे अंदर टेबल, मेज़, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर सबके अंदर कार्बन जो है, कार्बन का कुछ कण जो है वो हमेशा मौजूद होंगे ही। इसी तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। तो कार्बन जो है सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले बहुमुखी तत्वों में से एक है। इसी तरह हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन-सा होता है? तो पादपों की यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की, तो इसमें आपसे पूछा है प्लांट्स में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन-सा होता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन ही होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो हर जगह मौजूद होता है। इसी तरह प्लांट में भी सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन ही मौजूद होता है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि पादपों में या फिर प्लांट्स में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? जो मानव शरीर है, उसका जो मुख्य हिस्सा है, वो किससे बना होता है? तो हमारा ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, वाटर से बना होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव शरीर का ज़्यादातर हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, जल से बना होता है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि मैक्रो पोषक तत्व कौन-सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन हो जाएगा। विटामिन जो है हमारा ये मैक्रो पोषक तत्व नहीं होता है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता वो कौन हो जाएगा? वो विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है डीएनए का एक खंड जो कि एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे जीन के नाम से जाना जाता है, उसे जीन्स कहते हैं। तो आपने याद रखा कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे जीन्स के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जो कि है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? जैसे कि आपसे पूछा गया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के तौर पे, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो इस चीज़ का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपसे फुल फॉर्म पूछा है डीएनए का, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है बालों का रंग जो डैश के कारण होता है, बालों का रंग के कारण होता है। तो बालों का जो हमारे रंग है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मेलानिन के कारण होता है। जैसे किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल हल्के से ब्राउन हैं, तो ये किस कारण होता है? जो हमारे शरीर के अंदर मेलानिन होता है उसी के कारण हमारे बालों का रंग डिसाइड होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बालों का रंग मेलानिन के कारण, मेलानिन जो है वो एक प्राकृतिक रंग द्रव पिगमेंट है जो कि अधिकतर जीवों में पाया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ों का बाल आप देखेंगे तो उसके बाल कैसे होंगे, तो वो उसके मेलानिन पे निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक डैश का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एमआरएनए के प्रति का निर्माण होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य जो है वो किसका निर्माण करना होता है? तो डीएनए कॉपी का निर्माण करता है ये चीज़। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, प्रजनन के दौरान मूल कार्य डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। आप इस चीज़ को याद रखें कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य जो है वो एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। इसी तरह हमारा जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है एंजाइम मूलतः डैश होते हैं। तो एंजाइम आपसे पूछा गया है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन में ही मौजूद होते हैं। एंजाइम जो है एक तरह का प्रोटीन है। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि एंजाइम जो है हमारा वो एक तरह का प्रोटीन होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है डीएनए अनुक्रमण में जीन का एक चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अनुक्रम में जीन को निश्चित करने का या चिन्हित करने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी एनोटेशन कहा जाता है इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने का प्रक्रिया को एनोटेशन के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित या फिर स्पेसिफाई करने के लिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो एनोटेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसी तरह आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है डीएनए के उस भाग को बोला जाता है जीन बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रोटीन जो है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। जीन मतलब वंश होता है, उसी तरह को जीन इंग्लिश में बोला जाता है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित उत्पन्न सूचनाओं के अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले भाग डीएनए के भाग को जीन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। जैसे आप ग्रुप डी में देख पा रहे होंगे कि वो आरआरबी जेई में पूछा गया था, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं न कहीं से आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो डीएनए का एक ऐसा कौन-सा हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी वंश हो जाएगा, मतलब जीन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप ऐसी चीज़ें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो रिबोन्यूक्लिक एसिड जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड यही आरएनए का फुल फॉर्म होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मानव शरीर के सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन-सा होता है? जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन-सा अंग पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन-सा पाया जाता है? तो इसमें सबसे पहला पाया जाता है ऑक्सीजन। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 65% पाया जाता है। अन्य तत्व जो है कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम जो है 2%, फास्फोरस 1% पाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा
कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन-सा चीज़ या फिर कौन-सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जैसे आप देख लीजिए 65% पाया जाता है। अन्य तत्व जैसे कार्बन 18% हो गया, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम जो है वो 2% होता है और फास्फोरस जो है वो 1% पाया जाता है। तो इस तरह से सबसे मौजूद तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 65%। इसी तरह हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। तो प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है जो इस चीज़ से अलग नहीं हो सकता? तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी इनमें से सभी का है। जैसे कि कोशिका झिल्ली का भी है, एंजाइमों का है और एंटीबॉडी का भी है। तो प्रोटीन इन सभी का एक अभिन्न अंग है। इन सभी में प्रोटीन जो है वो मौजूद होता ही है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं प्रोटीन, एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। इनमें से कभी भी प्रोटीन जो है वो अलग नहीं हो सकता। इन सभी में प्रोटीन मौजूद होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन-सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन कौन-सा इसमें पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केसिन। तो केसिन आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केसिन जो है इनमें से दूध का प्रोटीन है। तो आप नीचे देख पा रहे हैं कि केसिन दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन का एक प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए ज़्यादातर आवश्यक होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि दूध का प्रोटीन कौन-सा है, तो केसिन होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो जो कि जैविक अणु या फिर बायोमोलेक्यूल्स के ऊपर था। तो आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में या फिर आरआरबी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों जो है इस बार की ग्रुप डी में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले जो भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, उसके लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।